आज के मुख्य समाचार। हिमालयी क्षेत्रों में पिघलते ग्लेशियरों से खतरा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक। 3 तापमान क्षेत्रों में उगाई जाएगी दुर्लभ गुच्छी। शिमला में मजदूर संगठनों की रैली। एम्स बिलासपुर में जल्द शामिल होगी उन्नत ईवीए तकनीक। शिमला में महिला सुरक्षा पर स्टेट लेवल कंसल्टेशन। सर्दियों की छुट्टियों के बाद हिमाचल में खुले स्कूल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में तेजी से पिघलते ग्लेशियर संभावित तबाही का संकेत दे रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से बनी कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों की 4 झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बड़े खतरे के रूप में चिन्हित की गई है। इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन जिलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट आधारित अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि झील फटने की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी कर जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश की 4 उच्च जोखिम वाली झीलों की पहचान की है, जहां पहली बार इस तरह की आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा रही है। इनमें कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित वासुकी झील शामिल है, जो समुद्र तल से 14,770 फीट की ऊंचाई पर लगभग 12.49 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। वहीं लाहौल स्पीति की गीबांग झील 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और 92.09 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ तेजी से विस्तार कर रही है। किन्नौर जिले की सांगला घाटी में 15,465 फीट ऊंचाई पर स्थित वास्पा झील तथा सतलुज बेसिन के काशंगाड़ क्षेत्र में 14,025 फीट ऊंचाई पर स्थित कालका झील भी संभावित खतरे की श्रेणी में है। विशेषज्ञों के अनुसार इन झीलों के फटने की स्थिति में पानी सीधे चंद्रा, पार्वती और सतलुज नदियों में पहुंचेगा, जिससे निचले इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। लाहौल में लगाए जाने वाले सिस्टम का उपकरण कुल्लू पहुंच चुका है। NDMA ने ग्लॉक जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत हिमालय क्षेत्रों में 195 उच्च जोखिम वाले हिमनद झीलों की पहचान की है। पहले यह संख्या 56 थी, जिसे बढ़ाया गया है। देश में लगभग 7,500 से अधिक हिमनद झीलें हैं, जिनमें से 195 को संभावित खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। ये झीलें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में स्थित है। राजधानी शिमला के कुमार हाउस स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में आज कर्मचारियों ने एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की। कर्मचारियों ने काली रिबन बांधकर विरोध जताया और कार्यालयों में कामकाज ठहरा, जिससे कई शाखाओं में कंप्यूटर बंद रहे। बिजली बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा ने बताया कि यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के संभावित निजीकरण के विरोध में की गई है। उनका कहना है कि देश भर में 25 से 27 लाख बिजली कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल है और केंद्र व राज्य सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों द्वारा बिजली खरीद फरोख्त बढ़ने से बोर्ड के अस्तित्व पर खतरा है। साथ ही राजस्व में कमी, RDG ग्रांट पर शर्तें लगाए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और 29,000 पेंशनरों के भुगतान जारी करने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि निजीकरण का असर केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं और आम जनता पर भी पड़ेगा। आज HPSC एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशनर्स प्रोटेस्ट पे हैं और जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभियंता पूरे दिन पेन डाउन टूल डाउन पे रहेंगे। इसके पीछे जो मुख्य मांग है वो जो बिजली संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, जिसमें बिजली बोर्ड के निजीकरण की बात कही गई है, उसके विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारी अभियंता पेंशन आज विरोध प्रदर्शन में है। और हम आपको बताना चाहेंगे मीडियम के बाद कि आज पूरे हिंदुस्तान का लगभग 25 से 27 लाख बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन में है और ये बिजली बोर्ड के जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन में है। और आज हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा आज हमने जो नोटिस दिया है, जिसमें आज हम पूरे प्रदेश में पेन डाउन टूल डाउन पे रहेंगे और उसके साथ लंच टाइम में पूरे देश में लगभग हिमाचल प्रदेश में हमारे 63 ऐसी लोकेशन है, दफ्तर है, कार्यालय है, जहाँ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो संशोधन विधेयक 2025 केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को निजीकरण को लेकर के लाया गया था, इस बीच में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन बैठा और फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली बोर्डों का आपको निजीकरण करना होगा, जो जिस तरह से वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है। और नो डाउट अभी फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार द्वारा उसको एक्शन टेकन उस पर नहीं लिया है और नोटेडी उस पर अभी उनका वर्षन आया है। लेकिन उस एवज में जो हमारे स्टेट के जो हमारे वित्त सेक्रेटरी सचिव है, जो उनका बयान आया है कि हमने बिजली बोर्ड का निजीकरण करना है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं
केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड का निजीकरण बंद करो और जो ये संशोधन विधेयक है जो लाया जा रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हिमाचल के हम बिजली क्षेत्र के बारे में कहना चाहेंगे। बिजली क्षेत्र में 2003 के बाद रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट बिल, उसके बाद 14, 18, 21 अब 25 के नाम पे आया है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं और जो भी निजीकरण की उन्होंने पहल किया उसमें कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ये मॉडल अपनाए गए हैं, ओडिशा हो, दिल्ली हो या छोटे छोटे शहर जो पॉकेट आपके फ्रेंचाइजी पे दिए गए हैं, वहाँ ये निजीकरण पूरी तरह से विफल रहा है। ओडिशा आपने देखा, ओडिशा तो एक समय ऐसा था कि बिल्कुल अंधेरे में प्राइवेट कंपनी छोड़ के चलेगी, तो दिल्ली भी वही हाल है क्योंकि वो टैरिफ कई ज़्यादा है। तो इसका मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये आपका निजीकरण हुआ है वो निजीकरण ना तो जो कर्मचारी अभियंता वहाँ काम कर रहे थे उनके हित में था, और सबसे बड़ा जो वहाँ प्रदेश की जनता है, उन स्टेट की, उन राज्यों की या उस शहर की, वो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हुई क्योंकि उनकी सर्विसेज और टैरिफ में कई गुना सर्विस भी नीचे आई है और टैरिफ में भी कई गुना आपका उछाल है। तो इस करके हम कहना चाहेंगे जो निजीकरण अभी तक जहाँ जहाँ किया गया उसका अनुभव ठीक नहीं है और केंद्र सरकार को भी पता है, और इस करके हम मांग कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर में आपकी बिजली दी जा रही है उनको स्ट्रेंथन किया जाए और ताकि जो प्रदेश की जनता को एक सस्ती और बेहतर बिजली मिल सके। तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो पहले केंद्र सरकार का एक मॉडल था जिसमें बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा था, उसमें आपका एक मॉडल था कि फ्रेंचाइजी करके कि भी आपका कोई कस्बा वो लाइन के साथ निजी हाथों में दिया जाएगा या पूरा बिजली बोर्ड आपका निजी हाथों में दिया जाएगा। लेकिन अब एक नया मॉडल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है कि जो लाइन खंभे वाला काम है जिसमें आपको पैसा, लागत, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो काम होने लेगा, लेकिन जो बिजली उस पर प्रभावित हो रही है, जो बिजली बेचने का, खरीदने का काम वो प्राइवेट कंपनी करेगी और उसके लिए आपको स्मार्ट मीटरिंग लगाई जा रही है, अलग करने की बात कही गई है, मल्टी लाइसेंसिंग की बात कही गई है। उससे हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन बाकी देश से भिन्न है। यहाँ आपका कुछ एरियाज है जहाँ आपके 24 रुपये की लागत भी आती है सप्लाई कॉस्ट में, और कुछ एरियाज है जहाँ आपकी 3-4 रुपये की सप्लाई कॉस्ट की लागत है। और इस करके अभी तक जो प्रोविजन है कानून में, उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन का प्रोविजन है कि अगर कहीं आपकी ज्यादा लागत है उसको औसतन पूरे स्टेट का औसतन करके उसको टैरिफ को नीचे लाया जाता है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार द्वारा सारे पब्लिक सेक्टर सेल पे लगाए हैं, और ये इसलिए नहीं कि आपको जनता को बेहतर सेवाएं देनी है या अपने बिजली बोर्ड का हित देखना है। ये जो कॉर्पोरेट है उसके पीछे, उस कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए सारी चीजें की जा रही है। अभी जो जैसा मैं बता रहा हूँ, जो आरडीजी बंद हुई है या बंद की गई है, तो इसके पीछे मंशा यही है कि जो स्टेट है, अगर आप उसको एलोकेशन करते हैं, टैक्स शेयर के एलोकेशन करते हैं आरडीजी में, तो आपका एज ए उसको मैटर ऑफ राइट आपको आपको देना ही पड़ता था स्टेट को। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, अब आपको अगर आपने कोई ग्रांटी लेनी है तो आपको उसके साथ कंडीशन आएगी। तो पहली कंडीशन जो हमारा अभी लग रहा है, जिस तरह से अभी पावर सेक्टर में रिफॉर्म में केंद्र सरकार आगे बढ़ी है, फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 280 में प्रावधान है, उसका मैंडेट डिफरेंट है, उसको शेयर की एलोकेशन कर दिया, लेकिन उसने अपने मैंडेट से बाहर आकर के पावर सेक्टर पे भी रिपोर्टिंग की है, जिससे हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिव है। और इस बारी के बजट में आरईसी है, पीएफसी है, उनको स्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि पावर सेक्टर को निजीकरण को लेकर के इस जो फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट बड़ा तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमें शंका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है, उस एवज में राज्य सरकार के साथ बार्गेनिंग कर सकती है कि हम आपको बोरिंग लिमिट दे देंगे, बढ़ा देंगे, हम आपको ग्रांटी नेट देंगे कि आप बिजली बोर्ड का कुछ हिस्सा या बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर ले जाएं। तो ये हमें शंका है, जिसको लेकर के हम बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन करते हैं। जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर गुच्छी मशरूम को अब अलग अलग तापमान वाले क्षेत्रों में उगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। खुम्ब निदेशालय सोलन ने एक साथ ठंडे, मध्यम और उच्च तापमान वाले इलाके में गुच्छी की खेती पर शोध शुरू किया है। इस प्रयोग के तहत डीएमआर ने पालमपुर, सरमर और चौपाल के किसानों को गुच्छी का बीज उपलब्ध कराया है। चौपाल जहां ठंडा क्षेत्र माना जाता है, वहीं पालमपुर मध्यम और सिरमौर उच्च तापमान वाला इलाका है। यदि तीनों क्षेत्रों में गुच्छी की अच्छी पैदावार होती है तो इसे प्रदेश भर में किसी भी तापमान में आसानी से उगाया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक अब तक गुच्छी मशरूम करीब 6500 फीट से अधिक ऊंचाई पर देवदार और कायल जैसे जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगते थे। खेतों में इसकी खेती संभव नहीं थी क्योंकि इसका बीज विकसित नहीं हो सका था। डीएमआर ने इस दिशा में सफलता हासिल कर अब 3 अलग अलग तापमान क्षेत्रों में इसके उत्पादन पर शोध शुरू किया है। गुच्छी मशरूम में विटामिन डी, सी और के साथ आयरन, कॉपर, जिंक और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सेवन हड्डियों की मजबूती
होती मानसिक तनाव कम करने, हृदय रोगों से बचाव और चोटों के शीघ्र बढ़ाव में सहायक होता है। डीएमआर के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अब तक चल रहे शोध के परिणाम उत्साहजनक है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो गुच्छी मशरूम हर मौसम में उपलब्ध होगी और किसानों के लिए आय का एक नया और लाभकारी विकल्प बनेगी। राजधानी शिमला में सीटू के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने पंचायत भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 लेबर कोड रद्द करने, 12 घंटे ड्यूटी नीति पर रोक लगाने, 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों को नियमित करने, मिड डे मील वर्कर्स को आंगनबाड़ी कर्मियों की तर्ज पर 20 छुट्टियां देने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय करने और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश भर में मजदूर संगठनों और किसान समूहों द्वारा कई जिलों में हड़ताल की जा रही है, जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियन शामिल है। वहीं कई पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन भी एक दिन के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि अमेरिका भारत ट्रेड डील में टैरिफ हटाने से सेब बागवानों और किसानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर हितों के खिलाफ बताए जा रहे कानूनों का विरोध किया जा रहा है और पूरे हिमाचल में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का भी विरोध जारी है। भारतवर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें लगभग 550 यूनियन, एसोसिएशन और जथाबंदी है, उसके अलावा जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, LIC वर्कर्स हैं, यूनियंस हैं, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, सभी लोग आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय एक दिन की हड़ताल के ऊपर है। उसके साथ की जो अगर हम संयुक्त किसान मोर्चे के बोले, हम लोगों को मालूम है कि 2020 में 350 था और 3 गए थे। आज पैदा हो गई है। आज जो श्रम कानून थे उसमें से 29 अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति वो भी सरकार के अंदर में शामिल है। लेबर कोड बनाए गए हैं जो एक आम वर्कर के हित में नहीं है, तो सबसे बड़ी मांग है कि उन 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। वो सबसे मुख्य मांग है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मजदूरों ने लड़के इस देश के अंदर हासिल किया था, उसको बिजनेस के नाम से बड़े बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के हित में वर्किंग आवर्स 12 घंटे बढ़ जाएंगे, वो यूनियन नहीं बना पाएगा, वो बार्गेन नहीं कर पाएगा, वो मुद्दा सबसे प्रमुख है। उसके अलावा जो हाल ही में मनरेगा एक्ट के अंदर एक परिवर्तन लाया गया है, जो एक राइट टू वर्क था, खासतौर पर स्तर के ऊपर, उसको भी एक निरस्त किया जाए, वो एक मांग है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्मार्ट मीटर इस समय पूरे देश में, पूरे हिमाचल में भी लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये सारे मुद्दे हैं। जो अभी सीट बिल भी आया है 2025, हम उसका भी विरोध करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भारतवर्ष में और अमेरिका के अंदर जो समझौता हुआ है, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो भारतवर्ष में किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इससे अछूता रखा गया था, मगर जो अभी जो टैरिफ जिस हिसाब से यूएसए ने हमारे देश के ऊपर लगाया है, 18% जो भी एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर होगा उसमें 18% टैरिफ लगेगा। और भारतवर्ष से जो निर्यात किया जाता था, जो 2.5 से 4.5% तक जो एग्रीकल्चर में जाते थे, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसे भी खत्म किया जा रहा है। यूएसए के 9,000 नॉन टैरिफ बैरियर है, जबकि भारतवर्ष में केवल 600 है, मगर उसे भी लागू नहीं किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में
हाल ही में जो अभी केंद्रीय बजट भी आया है उसके अंदर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा भारी प्रभाव पड़ने जा रहा है, वो भी एक आम गरीब आदमी का, मजदूर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर ये 1 दिवसीय हड़ताल इस समय पूरे देश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि जो कुल किसान है उसमें से 20 से 25% किसान जो बागवानी करता है, सेब पैदा करता है, उसका जो आयात कर है वो 50% से पहले ही न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ 25 और 20% कर दिया गया है। और अमेरिका में जो चाइना के बाद सबसे बड़ा सेब का प्रोड्यूसर है, वहां पर वो आयात कर को कहा जा रहा है उसे 0 कर दिया जाएगा। उससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो बागवान है जो सेब पैदा करते हैं, 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी है। 2 लाख से ज्यादा परिवार जो इसके साथ एसोसिएटेड है, जो सेब में अभी जो खर्चा है वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है और लागत मूल्य बहुत बढ़ गया है, तो वो जो सेब का किसान है वो पिट जाएगा। उसके अलावा जो बादाम है, अखरोट है, फ्रूट्स, नट्स है, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। अंत में जो इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा दूध उत्पादक है, उसमें अगर दूध के अंदर इंपोर्ट होता है तो दूध के अंदर और दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, और खास तौर पर जो वो एक नॉन वेजिटेरियन दूध है उसमें जो उनको फीड दी जाती है, वो जो अवशेष होते हैं बूचरी और पिगरी जो इंडस्ट्रीज के अंदर वो दिए जाते हैं, वो भी इस देश में इंपोर्ट किए जाएंगे। इन सब चीजों का विरोध भारतवर्ष का किसान, मजदूर, जो नौजवान है, महिलाएं हैं, जो वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, लॉयर्स यूनियन है, प्रगतिशील लोग हैं, वो सभी मिलके पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। और बड़ी सफल ये स्ट्राइक के समय हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चली है। धन्यवाद। एम्स बिलासपुर जल्द ही अपनी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में अत्याधुनिक एक्सपीरेटरी वेंटिलेटरी असिस्ट डिवाइस को शामिल करने जा रहा है। यह तकनीक विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी जिनकी श्वास नली अचानक अवरुद्ध हो जाती है और सामान्य वेंटिलेशन संभव नहीं रहता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं, गले की गंभीर चोट, एलर्जी, जलने की घटनाओं या अचानक चोकिंग की स्थिति में मरीज की सांस रुक सकती है। ऐसे मामलों में कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से जान का खतरा बढ़ जाता है। नई ईवीए तकनीक इन जटिल परिस्थितियों से निपटने में डॉक्टरों की मदद करेगी। यह एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड उपकरण है जो मुंह या नाक से वेंटिलेशन संभव न होने पर गले के बाहर से छोटी ट्यूब के जरिए सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्घटना के बाद शुरुआती गोल्डन आवर में यह तकनीक बेहद उपयोगी होगी, क्योंकि इसे ट्रॉमा सेंटर, आपातकालीन कक्ष या ऑपरेशन थिएटर में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। जटिल सर्जरी के दौरान भी यह बैकअप के रूप में सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगी। डॉक्टर के अनुसार यह तकनीक नियंत्रित वेंटिलेशन देकर फेफड़ों को अनावश्यक दबाव से बचाती है और गंभीर परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। नई सुविधा से गंभीर मरीजों को स्थानीय स्तर पर उन्नत उपचार मिलेगा, रेफरल की जरूरत कम होगी और परिजनों को मानसिक व आर्थिक राहत मिलेगी। एम्स बिलासपुर में इस उपकरण की उपलब्धता से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा विषय पर शिमला के बचत भवन में स्टेट लेवल कंसल्टेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजय राठकर ने की। इसका उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा, संस्थागत व्यवस्थाओं का आकलन तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इंटरनल कमेटियों के सदस्य, विधि विशेषज्ञ, छात्र प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। चर्चा में अकादमिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मानजनक वातावरण, यौन एवं साइबर उत्पीड़न, शिकायत निवारण तंत्र की जागरूकता और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाए गए। कंसल्टेशन में पोष अधिनियम 2013 के तहत इंटरनल कमेटियों की कार्य प्रणाली और अनुपालन की समीक्षा की गई तथा संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विधिक पक्षकारों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुझाव तैयार किए जा रहे हैं। विद्यालय और कॉलेज से निकलकर यही बेटियां आज वैज्ञानिक बन रही है और आंगन से चलकर अंतरिक्ष तक बहुत शानदार काम कर रही है। वही हमारी बेटियां आज उनको इतने अच्छे तरीके से अवसर मिल रहे हैं कि जब देश को दुनिया के सामने जब चलने का हम
पेश करते हैं अपने देश को, तब हमारे देश की बेटियां ही सामने आती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये सोचा है कि क्यों न हम सभी लोग मिलते हुए एकत्रित विचार करते हैं हमारी छात्राओं की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान के लिए आते हैं। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपना जो कैंपस है, उस कैंपस के जो आपके अन्य साथी है, उनके साथ लगातार बातचीत करें। अगर कोई अप्रिय घटना भी घटती है तो उस घटना को लेकर आप अच्छे तरीके से, आपके प्रिंसिपल है, आपके कुलपति है, जिस सिस्टम में आप काम करते हैं, उनके पास आप जाए और आपका जो कहना है वो उनके सामने अच्छे तरीके से रखें। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज गोइंग जो हमारी स्टूडेंट लड़कियां जो है, छात्राएं, उनके सेफ्टी के लिए एक कंसल्टेशन का आयोजन किया है। आज के इस आयोजन के लिए आज हमारे अनेक वाइस चांसलर्स यहाँ पे आए हैं, डीन आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं। उसी के साथ साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, ताकि जो इसके साथ साथ जो फैकल्टीज बच्चों को सिखाती है, ऐसे हमारे प्रोफेसर्स भी आज यहाँ पे आए हैं और एक इंक्लूसिव सब लोग मिलके हमारी छात्राओं की सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके विषय पे आज का ये कंसल्टेशन अभी यहाँ पे चल रहा है। हम देखते हैं कि कितनी बार अगर सभी व्यवस्थाएं एकत्रित नहीं आती है, हर जगह पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं पर मिलके काम नहीं हो रहा है, तो भी वो सिस्टम खराब हो जाती है। आज जरूरत है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एकत्रित आते हुए काम करने की। इसीलिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रयास किया है कि आज सभी जो हमारे वीसीज है वो आए, कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आए, पुलिस भी आए, स्टूडेंट्स के जो लीडर्स है वो भी आए और मिलके इस विषय को देखें, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आज जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो प्रयास किया है, इस प्रयास के साथ अगर हम लंबे समय तक चलते हैं तो हम अपनी बेटियों को सुरक्षा के लिए अधिक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। देखिए हमारे काम चल ही रहे हैं, हम विशेषता जो यूथ है, यूथ के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं और हमारा एक कार्यक्रम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग ये पूरे देश के सभी जगहों पे चल रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में चल रहा है और उसी के साथ साथ हमारी जो देश की आज की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली हमारी लखपति दीदी, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनके लिए भी राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यक्रम कर रहा है, उन तक जा रहा है, गाँवों में जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पे हमारा जुड़ाव बना रहे और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़े। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लगभग हर प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती है, देश के हर कोने से आती है। पर अगर बड़े संख्या में वो शिकायतें कौन सी है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। जो पति पत्नी में जो बेबनाव होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है या परिवार में जो अनबनी होती है, ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती है। पर अब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कितनी बार हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे महिलाएं कामकाजी बन गई है तो वहाँ की भी कंप्लेंट्स आती है। अब मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं मिलती है या उस हक को नकारा जाता है, इस तरीके से ये भी कंप्लेंट्स आती है। उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स की भी कंप्लेंट बड़ी पैमाने पे अभी आने शुरू हो गई है। बाकी तो रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और उसके साथ साथ अन्य जो हिनियस क्राइम है वो तो कमीशन के पास आते ही रहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इन सभी जो कंप्लेंट्स हैं उनके लिए हमने अलग अलग सेल बनाए हैं। उस सेल में ये कंप्लेंट रजिस्टर होकर तुरंत उन महिलाओं को हम न्याय दे पाए, इसके लिए लगातार कोशिश चलती रहती है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में काम करना होता है, अपने परिवार को भी संभालना है और आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम भी हो रही है, नौकरी कर रही है या अपने पैरों पे खड़ी है, कुछ बिजनेस कर रही है। ऐसे समय पे उन महिलाओं का मेंटल स्ट्रेस हेल्थ भी बहुत अच्छे तरीके से होने की ज़रूरत है। मैं केवल मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, तो उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ जो WHO की जो व्याख्या है, उस व्याख्या में हर जगह पे हमारी महिलाएं फिट होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अभी हमारा फाउंडेशन डे हुआ, उस
फाउंडेशन डे की जो थीम थी वो स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण, जिसके ऊपर हमने मेंटल हेल्थ को बहुत जोर दिया था, वो लेकर हमने काम किया है। तो हमें ये काम लगातार करना भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने पहले दिन से ही शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति बीएसके पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की ब्रांडिंग पर जोर दे रहा है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को सोशल मीडिया, पैम्पलेट, स्लोगन और गांव में रैली निकालकर अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। एमडीएम निःशुल्क वर्दी व किताबें, आधुनिक लैब और स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार प्राशन ने बताया कि हर स्कूल में यह मुहिम चल रही है। वहीं शिक्षा उपनिदेशक मोहिंदर चंद पेटा ने कहा कि सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और अभिभावकों को उन पर भरोसा करना चाहिए। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर बोर्ड की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए निर्देश दिए ताकि छात्रों को प्रमाण पत्र या अन्य कार्यों के लिए मुख्यालय न जाना पड़े। बोर्ड ने जल्द ही कई सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। शिमला सचिवालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने वित्त विभाग के ओपीएस बंद करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि पद समाप्त नहीं किए जाएंगे और नौकरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बैठक में 1066 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है और राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में आरडीजी के बाद उत्पन्न वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 21,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाया है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार शराब के ठेकों की ई-ऑक्शनिंग करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा सीबीएसई कैडर के 600 पद भरने की मंजूरी दी गई है, जिनकी भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। सरकार ने यह भी कहा कि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा और आपदा राहत के मुद्दे पर केंद्र से पर्याप्त सहयोग न मिलने का मुद्दा उठाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है। ये बैठक लगभग कोई 8 घंटे के करीब चली है और इसमें कोई 68 के करीब जो है एजेंडाज थे और निश्चित रूप से हर इशू पे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। सबसे पहले तो आज कैबिनेट ने जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिया था उसके बारे में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बंद होगी, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो कैबिनेट ने ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि ओपीएस को बहाल एज इट इज़ रखा जाएगा। उसको जो है जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। दूसरा फैसला जो है वो कैबिनेट जो किया है रिक्रूटमेंट के बारे में किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरी में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में जारी रहेगा। बहुत सारी पोस्टें कैबिनेट ने क्रिएट की है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज फिर कैबिनेट में जो है 1066 पोस्टें कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में की है, जिसकी विवरण जो है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दूंगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। तीसरा फैसला हमने किया है क्योंकि हमारी आरडीजी बंद की है और आरडीजी से हिमाचल प्रदेश के विकास को और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य रहे चाहे नॉर्थ ईस्ट के
वो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं है, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए जो पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में बना था, उसमें आरडीजी हमको मिलती थी। और इस आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करेंगे, वैसे भी पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,500 करोड़ जो है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। और ये बात भी ठीक है कि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे जयराम जी हैं, चाहे इनके बीजेपी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ सभी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं। और ये हम पे, प्रेजेंट गवर्नमेंट पे इसका जो है इस फेलियर को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोस्ट पे जो है खेलने की सरकार ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो हमारी जो फीमेल होमगार्ड में कांस्टेबल्स हैं, जवान लगती है, उनको मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न नहीं था। कैबिनेट ने आज उनको 26 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव देने का आज कैबिनेट ने उसको फैसला किया है। इसी तरह से हमारे ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ को नूरपुर, बद्दी और ऊना में खोलने का फैसला किया गया है। हर लैब में 12-12 पोस्टें क्रिएट की जाएगी। इन टोटल 36 पोस्ट जो है इन ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सरकार द्वारा खोली गई है। इसके अलावा हमारे जो राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन पोस्ट है, इसमें 3 पोस्टें जो है JOIT के खोलने का फैसला लिया गया है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसकी पॉलिसी को भी आज क्योंकि कैबिनेट कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दी थी। स्ट्रीट वेंडर्स की जो पॉलिसी है उसको भी कैबिनेट ने आज अनुमति प्रदान की है, जिसमें अलग अलग वेंडर्स को कहाँ खोलेंगे, वेंडर्स की जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, कितनी होगी, कितने साल के लिए होगी, विस्तृत रूप से डिटेल में जो है वो कैबिनेट ने फैसला लिया है। बाकी विषयों में जहाँ हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने सारे जो आज मुद्दे कैबिनेट में रखे थे उसके बारे में सारी जानकारी आपसे साझा की। इसी तरह से शिक्षा विभाग से संबंधित भी कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें से 2 का मैं उल्लेख आपके सामने करूँगा। उसमें जहाँ CBSE स्कूल जो लगभग वर्तमान में लगभग कोई 140 के आसपास हो चुके हैं, जो हमने CBSE से एफिलिएट कर दिए। प्रथम चरण में जहाँ हमने इंग्लिश और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी थी, चयन आयोग को वो प्रस्ताव चले गया है। इसी तरह से लगभग कोई 600 अन्य पद, जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जिसमें हमारे म्यूज़िक टीचर्स हो गए, 600 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी हमारे इन CBSE स्कूल्स के लिए आज की कैबिनेट में हमें मिली है। 135 पहले थे, 134 पहले थे, 140 में हो गए हैं, ये इंक्रीज़ हो गया है और ये मैंने आपको सूचना देनी थी।